नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGA शो में। और आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही हॉट टॉपिक है। वो है UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूनियन सिविल कोड। आज हम इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमने भाजपा के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर KM अरोड़ा जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। मैं सर के बारे में बता दूं, सर महानगर अध्यक्ष पिछले 4 सालों से हैं। सर ने 4 साल से अध्यक्षी के अपने दौरान एक सांसदीय का चुनाव ऑर्गेनाइज करा, एक MLA का, 2 MLC के और एक नगर निकाय का, मेयर का, और सारे चुनाव में बम्पर जीत दिलाई। और सर ने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया कि आज भाजपा का ग्राफ लगातार बरेली में ऊपर जा रहा है। सर आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए और धन्यवाद धन्यवाद। आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया सर। थैंक यू। सर इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा है यूनियन सिविल कोड को लेके। तो आम आदमी के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, वो जानना चाहता है यूनियन सिविल कोड आखिर है क्या। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जो सरकार की मंशा है, सुप्रीम कोर्ट की भी मंशा है कि हम भारतवासी विभिन्न धर्मों के लोग इस भारतवर्ष में निवास करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अपने नियम कायदे कानून हैं। एक परिवार में भी अगर हम रह रहे हैं और हर बच्चे के लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग नियम होंगे, तो कैसे चलेगा परिवार। ये मंशा सरकार की भी है और कोर्ट की भी है कि सभी को समान कानून के दायरे में लाया जाए। किसी को भी अलग से कानून बनाने का हक नहीं होना चाहिए। जो भी कानून बने संविधान के तहत, वो सबके लिए समान होना चाहिए। बिल्कुल सर, आर्टिकल 44 भी हमारे को यही कहता है कि समान नागरिक अधिकार सबको होना चाहिए। यानी पूरा इंडिया एक देश है, तो वहाँ पे एक ही नियम, एक ही रूल्स, एक ही रेगुलेशंस वो चलना चाहिए। आर्टिकल 44 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 44 पर ये साफ लिखा है कि एक राष्ट्र में सभी के लिए सारे नियम कायदे कानून एक होने चाहिए। अब कुछ वर्ग ऐसे हैं, कुछ विशेष वर्ग ऐसे हैं जिन्होंने अपने कानून बना रखे हैं। वो मुझे लगता है कि बहुत वैमनस्यता पैदा करते हैं। अलग अलग कानून, कोर्ट में भी अगर कोई जाता है केस, तो अलग वर्ग के लिए अलग कानून निकालने पड़ते हैं। तो लगता है कि ये सब सेम होना ही चाहिए, इसीलिए उसमें था। लेकिन सरकारों की मंशा, जो पिछली सरकारें नहीं हैं, उनकी मंशा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति रही, तो इसलिए उन्होंने इसको लागू नहीं होने दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार ये आदेश भी पारित किया है कि हमारे देश में कानून सबके लिए समान होना ही चाहिए। सन 1967 1967 में जनसंघ ने अपने मैनिफेस्टो में UCC का जिक्र किया था कि हम अपनी सरकार लाएंगे तो हम UCC को इम्प्लीमेंट करेंगे। 1967 से 2023 आ गई सर। इतने सालों में इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। देखिए, विपक्ष हमेशा से अच्छे कामों का विरोध करता आया है, चाहे वो किसी भी सरकार के हों। विपक्ष जब बैठता है ना, तो कोई अच्छा काम करेगा, उसको लगता है कि पार्टी का ग्राफ ऊंचा हो जाएगा, तो वो उसको होने नहीं देता। हालांकि हम भी, हमारी सरकार भी जब विपक्ष में थी, तो कभी इस चीज का विरोध नहीं किया। बार बार इस मुद्दे को उठाया भी है कि हमारे पहले मैनिफेस्टो में था ये, और इसको लागू किया जाना चाहिए। लेकिन एक बार जब शाह बानो का केस हुआ, शाह बानो ने अपना गुजारा भत्ता मांगा था तलाक के बाद, उस वक्त कोर्ट ने उसको पास कर दिया था। लेकिन राजीव गांधी की सरकार थी, और उस पर जब एक वर्ग विशेष का प्रेशर पड़ा, तो संसद में नया नियम पास करके उन्होंने इस कानून को फिर बदल दिया। तो ये उनकी मनोभावना थी कि कैसे वोट बैंक को हम सहेज के रखें, संभाल के रखें। देश के कानून से उन्हें कोई मतलब नहीं था। बिल्कुल, ये केस हुआ था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम का। 1985 का केस बहुत फेमस केस था और उसके ऊपर ये जजमेंट भी आया था। हम सबको अच्छे से याद है इस बारे में। इसमें सर एक जस्टिस कुलदीप सिंह जी थे, उन्होंने भी एक बात कही थी कि ये जो आर्टिकल 44 है ये कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है।
इसे कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकालो। 1949 में ये लिखा गया था। 1949 के बाद हमारे देश में बहुत सारे चेंजेस आ गए। अब आर्टिकल 44 को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, यानी इसके लिए सारे कानून एक जैसा होना चाहिए। ये उन्होंने जिक्र किया। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सच भी है कि इस कानून के आने से बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होगी, क्योंकि जो मुस्लिमों के नियम हैं, मुस्लिमों का जो शरीयत वाला धर्म है, शरीयत के हिसाब से बच्चों की एज में, शादी की एज में, बँटवारे में, गोद लेने में, इस सब में जो नियम उनके लागू हैं, वो ऑथेंटिक नहीं है और अच्छे भी नहीं हैं। महिलाओं को तलाक ऐसे ही दे देते हैं, 3 तलाक कह दिया, हो गया। अब मोदी जी ने इसको ख़त्म तो किया है, भाजपा सरकार ने इसको ख़त्म किया है। अब उसमें भी इनको आपत्ति है। तो ये बातें समझ में आने से बाहर हैं कि क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, जो कि हम महिलाओं को बराबर का अधिकार देना चाहते हैं। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि नहीं, उनको दबा के ही रखा जाए। कब तक? बिल्कुल सही बात है। हमारे इंडिया ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे यूसीसी इम्प्लीमेंट है, बहुत सक्सेसफुली है। जिसकी अगर मैं बात करूँ, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया, मिस्र, आयरलैंड जैसी कई सारी कंट्रीज़ इस लिस्ट में हैं जिन्होंने यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया हुआ और बहुत अच्छा उनके यहाँ चल भी रहा है। तो हमारे देश में तो कोई भी चीज़ आती है, विरोध तो उसका होता ही है। सर, यूसीसी को लेके कर रहे थे तो हम लोग ने कई चीज़ें उसमें देखी। एक तो इसमें शादी को लेके बड़ा डिस्प्यूट हो रहा है। मतलब एक मुख्य मुद्दे अगर बात करूँ, शादी है, तलाक है, ज़मीन जायदाद के बंटवारे की बात है और बच्चा गोद लेने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए उसके नियम में ये बदलाव आएँगे। यानी मोटे-मोटे इन 4 बातों में बदलाव आएँगे। हम एक-एक करके ज़िक्र करते हैं शादी का। तो शादी को लेके क्या बदलाव आएँगे, जो मैंने स्टडी करी है, उसमें पॉस्को एक्ट है सर शादी के लिए। शादी के लिए पॉस्को एक्ट कहता है कि 18 वर्ष से नीचे बच्चों की उम्र नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा हिंदू लॉ, पर्सनल मुस्लिम लॉ, ये सारे लॉ अलग-अलग कहते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शादी को अगर हम एज 18 साल मानते हैं, ठीक भी है। लड़कियां मैच्योर हो जाती हैं, उनके ऑर्गन्स इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि वो बियर कर सके प्रेगनेंसी को और अच्छे से डिलीवर कर पाए। और जनसंख्या नियंत्रण भी इससे तो होगा। आप समझिए कि वो लोग तो कहते हैं कि 10 साल की लड़की की शादी कर दीजिए, 12 साल की लड़की की शादी कर दीजिए। ये खराब बात है। जब तक बच्चे के ऑर्गन्स पूरी तरह डेवलप ना हो जाएँ, शादी नहीं करनी चाहिए। मेडिकल फील्ड में भी इसको माना गया है और इसीलिए ये पॉस्को एक्ट बना है कि इससे कम उम्र में अगर हम किसी के साथ व्यभिचार करते हैं या तो इसको कानून की दृष्टि से भी अच्छा नहीं माना गया है। आप यकीन मानिए कि इसमें शादी के बाद भी अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है, तो उसको रेप की ही संज्ञा दी जाती है कानून के हिसाब से। पॉस्को एक्ट लग जाता है। हाँ, पॉस्को एक्ट लग सकता है अगर वो कंप्लेंट करे तब। लेकिन उनके कानून में इसको जायज़ मानते हैं। तो ये खराब बात है। हमें हमें जनसंख्या को भी नियंत्रित करना है, हमें बच्चों की लाइफ़ के बारे में भी बात करनी है। 12 साल, 13 साल की लड़की अगर बच्चा पैदा करती है, तो वो कैसे सँभालेगी उसे? कहाँ उसकी मैच्योरिटी लेवल कितना कम होता है, हमें इस बात को समझना चाहिए और इस कानून को सख्ती से पालन कराना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। बिल्कुल सर, उसमें मैं पढ़ रहा था हिंदू लॉ में वो कहते हैं कि लड़की की एज 16 साल, लड़के की एज 18 साल होनी चाहिए। मुस्लिम शिया वो कहते हैं कि लड़के की एज 15 साल, लड़की की एज 10 साल होनी चाहिए। और जो सुन्नी हैं वो कहते हैं लड़का और लड़की दोनों की एज 15 साल होगी तो चल जाएगी। तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, तो ये गलत है ना। इस एज में शादी नहीं होनी चाहिए, 18 साल के बाद ही होनी चाहिए। मैं 16 साल को भी जायज़ नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि 18 साल की लड़की हो और 21 साल का लड़का हो तभी शादी होनी चाहिए। आगे चल के इस बारे में भी चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, वही ठीक है। अगर आपका एज फैक्टर ठीक होगा, सर डॉक्टर हैं, नब्ज़ अच्छे से पकड़ लेते हैं लोगों की, तो वो भी बात जायज़ है कि मेडिकल अगर अनफिट होगा बच्चा, तो जो अगर बच्चा भी आगे बॉर्न भी होगा, तो वो भी कहीं न कहीं मेडिकल क्राइसिस से गुज़रेगा, उसे भी कहीं न कहीं कुछ दिक्कत आएगी। और सर दूसरी बात हम करते हैं सर इसमें तलाक, डिवोर्स की। तो डिवोर्स के लिए भी अलग-अलग नियम हैं सारी में, जिसमें हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, हिंदू मैरिज एक्ट में हमारे हिंदू, बुद्ध बुद्ध आपके जैन, सिख इसमें कवर हो जाते हैं।
और अगर हम बात करें मुस्लिम लोग, मुस्लिम में शिया, सुन्नी है, जिनके इतने लोग हैं, ये सब इसमें कवर हो जाते हैं। तीसरा क्रिश्चियन, पारसी, ज्यूज, ये सब लोग कवर होते हैं। तो डिवोर्स में क्या फ़र्क आएगा सर? देखिए, ये कितना खराब बात है कि आप जिस लड़की को ब्याह के लाए, जो लड़की अपना घर परिवार, रिश्ते नाते छोड़ के आपके परिवार में आई और ज़रा-सी बात पर तलाक, तलाक, तलाक कहकर आप उसको अलग कर देते हैं। तो ये वाक़ई ही अच्छा नहीं है। आप उसको समझिए, कोई गलतियाँ होती हैं बच्चों से भी। तो डाइवोर्स ऐसे नहीं होना चाहिए, ये कानूनी प्रक्रिया ही है और कानून के तहत ही तलाक की डिमांड करनी चाहिए। कोई जायज़ वजह हो, कोई ख़ास रीज़न देना पड़ेगा और उसकी पूरी उसको टाइम दिया जाता है। हमारे हिंदू समाज में तो पूरा जजेस भी टाइम देते हैं कि 6 महीने का पीरियड लीजिए और आपस में पहले कोशिश कीजिए कि एडजस्टमेंट हो जाए। और फिर लगता है कि हाँ, कोई बड़ी वजह है, तभी तलाक को किया जाता है और इनमें तलाक को ऐसे कह देते हैं जैसे तलाक ना हो गया, गुड्डे-गुड़िया का खेल हो गया। ये बात खराब है। बिल्कुल सर, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, उसमें मैरिज के लिए बातें करी गई हैं। और उसके बाद अगर किसी का आपस में एडजस्टमेंट नहीं बैठती है, तो बाद में मेंटेनेंस को लेके भी केस हो सकता है और एलिमनी वगैरह दोनों को वो भी मिल सकती है। लेकिन मुझे मुस्लिम या और जो लॉ, पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड के लॉ हैं, इन सब में इन सब चीज़ों की मुझे कमी दिखी कि यहाँ पे ऐसी कोई बात जिक्र होती ही नहीं है। और जिक्र करनी है तो आपको बहुत प्रूव करना पड़ेगा। इसका हमने शाह बानो का केस भी देखा था। जब शाह बानो का केस फाइल हुआ तो उन्होंने एलिमनी मांगी। अब उन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड बीच में लिया, लेकिन उन्होंने आर्टिकल 44 का अगेंस्ट में उसके फेवर में ऑर्डर कर दिया था कि एलिमनी मिलनी चाहिए, मेंटेनेंस मिलना चाहिए। वो भी बाद में कैंसिल हो गया। देखिए, मेंटेनेंस आप सोचो कि किसी लड़की को आपने तलाक दे दिया, हो भी गया और वो अपना जीवन यापन कैसे करेगी? उसके साथ बच्चा भी है। आप बच्चा पैदा करके उसको अलग छोड़ दोगे, तो उसको खर्चा, हर्जा खर्चा तो देना पड़ेगा ना। वो अपने आप को कैसे मैनेज करेगी, अपनी लाइफ़ कैसे गुज़ारेगी अगर उसने दोबारा शादी नहीं की तो? और हमारे समाज में किसी डाइवोर्सी की दोबारा शादी होना एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी थी और इन लोगों के नियम में तो है नहीं। अब ये अगर यूसीसी लागू होता है, तो ये भी इसके साथ में जुड़ जाएगा और आगे लड़कियों को इसका कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड में भी 3 तरह के तलाकों का ज़िक्र किया गया है, जिसमें ट्रिपल तलाक पहला मुद्दा है, दूसरा मुबारात, मतलब आपस में चाहें तो वो कंसेंट से कर सकते हैं। तीसरा, वो किसी को अथॉरिटी दे देता है बॉय कि वो उनके कह के तलाक करा लेगा। तो इस तरीके के 3 मुद्दे जो मुझे लगे कि इसमें ज़िक्र हैं। और यूसीसी आने से जहाँ तक मुझे लगता है कि डिवोर्स रेशो में भी बहुत सुधार आएगा। जब लॉज़ होते हैं तो इम्प्लीमेंट होंगे, तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों में भी सुधार आना चाहिए। तीसरा सर, ज़मीन जायदाद के बँटवारे को लेके भी कई सारे लॉज़ चेंज होंगे यूसीसी के आने से। हुँ। इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा सर? देखिए, हमारा समाज ये मानता है कि हमारे परिवार का कोई भी है, मेल या फीमेल बच्चा है, तो उसका बाप की जायदाद पर पूरा अधिकार है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में इसका कोई ज़िक्र ही नहीं है। ज़िक्र भी है तो ये है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को आधा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो लड़कियों को क्यों इस ढंग से हैरेस किया जाता है? लड़कियों को क्यों अछूत माना जाता है? लड़कियों को क्यों माना जाता है कि उनको उनकी ज़रूरतें कम हैं? तो हमें बराबरी का दर्जा देना है और हम चाहते हैं, सरकार चाहती है, पार्टी चाहती है और कोर्ट भी यही चाहता है कि सबको बराबरी का दर्जा दिया जाए। जो अधिकार लड़कों को है, अगर प्रॉपर्टी है, उसका हिस्सा जितना लड़के को मिलेगा, उतना लड़कियों को भी मिलेगा। ये नियम लागू होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, जिसमें हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख सब कवर होते हैं। उनके यहाँ फीमेल और परिवार के जो भी बच्चे हैं, उनका सेम अधिकार है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो ये कहता है कि आपकी अगर प्रॉपर्टी है तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन के हिसाब से डिसाइड होगा कि कितनी मिलनी है, और गर्ल्स का जो हिस्सा होगा वो बॉयज़ से आधा होगा। तो ये उसमें बात करी है। और क्रिश्चियन, पारसी, ज्यूज जो हैं वो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अकॉर्डिंग चलते हैं, उस अकॉर्डिंग उसका ये सारी चीज़ें होती हैं।
और अडॉप्टेशन बच्चों को गोद लेना होता है तो उसके भी नियम में कुछ बदलाव आएगा सर, उसमें क्या बदलाव आएगा? बच्चों को गोद लेने के नियम में खास बदलाव नहीं है। अब तो गोद लेना भी अब आसान नहीं रहा, कोर्ट के द्वारा ही होता है। कोई पहले ये होता था कि किसी के बच्चे 3 हो गए तो तीसरी लड़की है उसने गोद दे दिया। अब उसका प्रॉपर पूरा डेटा कलेक्ट किया जाता है और उनके रिक्वायरमेंट देखी जाती है, उसे फॉर्म भरवाए जाते हैं, उसे सारी शर्तें लागू करी जाती हैं, तब एडॉप्ट कर सकते हैं किसी बच्चे को। मुस्लिम वाला क्या लॉ है, मुझको इस बारे में एडॉप्टेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इससे क्या अंतर पड़ेगा, मैं इसकी स्टडी करूँगा तो बताऊँगा। ओके सर। एक सरला मुद्गल का केस हुआ था 1995 में। सरला मुद्गल के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा था कि आप यूसीसी को री एग्जामिन करिए और यूसीसी को अप्लाई करिए 1995 में। 1985 में हुआ, 1967 जनसंघ में भी मैनिफेस्टो में आया। तो इतना टाइम क्यों लग जाता है हमारे देश में किसी भी लॉ को आने में? देखिए, लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र से चलता है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों बराबरी का दर्जा रखते हैं। तो कभी भी विपक्ष ने नहीं चाहा कि कोई अच्छे नियम, अच्छे कानून पास किए जाएँ। लेकिन अब वक़्त बदल गया है और जब से मोदी जी ने सत्ता सँभाली है, तो यकीन मानिए कि वो किसी भी बात की परवाह किए बगैर, वोट बैंक की राजनीति को ना करके, अपनी पोज़ीशन को कंसीडर ना करके, वो ये चाहते हैं कि देश नियमानुसार चले और अच्छे ढंग से चले ताकि सभी जनता को, चाहे वो गरीब हो या अमीर, बराबरी का दर्जा मिले और उनको बराबर अधिकार भी मिले। इसलिए थोड़ा डिले ज़रूर हुआ, लेकिन अब हमें उम्मीद है, आम जनता ये मानती है कि यूसीसी लागू होगा। गोवा में लागू है और उत्तराखंड की सरकार बहुत ऑफ़ेंसिव है। मुझको लगता है विदिन अ वीक वो भी लागू करने जा रही है। जिस ढंग से सूचनाएँ आ रही हैं, फाइनल स्टेज पे है और सूचनाएँ हमको प्राप्त हो रही हैं कि जल्दी उसमें लागू हो जाएगा। तो उत्तराखंड हमारा पड़ोसी दूसरा राज्य बन जाएगा यूसीसी में, यानी इसके बाद हो सकता है तीसरा नंबर हमारे यूपी का भी हो जाए। सर आर्टिकल 25 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। तो आर्टिकल 44 कह रहा है कि ये करो और 25 कह रहा है ये करो, तो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए रिलीजन अपनी जगह है। हम कौन-सा धर्म अपना रहे हैं, किस ढंग से पूजा कर रहे हैं, किस ढंग से अपने भगवान को, आराध्य को प्रेज़ कर रहे हैं, वो अपना विषय है। लेकिन कानून सबके लिए समान होना चाहिए और धर्म से कानून को नहीं जोड़ना है। धर्म अपनी जगह है, धर्म अपना काम कर रहा है, उसमें भी उसके भी नियम कायदे कानून बने हैं। उसमें भी ये है कि आप सड़क पे खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकते, आप सड़क पे खड़े होके कीर्तन नहीं कर सकते। तो अ, धर्म को उससे नहीं जोड़ना, लेकिन धर्म में भी जो नियम लागू हैं, उसको मानना पड़ेगा। और आर्टिकल 37 ये कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कोई भी कोर्ट डायरेक्टली कहेगी नहीं किसी स्टेट को कि आप ये इम्प्लीमेंट करो। जैसे 2-3 केसेस में सुप्रीम कोर्ट और हॉनरेबल कोर्ट्स ने कहा है कि भाई ये यूसीसी अप्लाई करो, तो 37 का कहीं वॉयलेशन नहीं होगा। ये देश की सुप्रीम पावर है और वो बहुत सोच समझ के फैसला लेते हैं। जब वो लगने लगता है कि कुछ चीज़ें बहुत ही खराब कर रही हैं, समाज के लिए बहुत दुखदाई हैं, तब वो ऐसे निर्देश जारी करता है। लेकिन आर्टिकल अगर कुछ ऐसा है तो इसमें अमेंडमेंट करके भी यूसीसी को लागू करना चाहिए क्योंकि लगता है कि यूसीसी हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको लागू करना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वन नेशन की हम बात करते हैं, वन नेशन, वन पर्सन, और अभी अब जीएसटी 2017 में आया था तो हमने कहा था वन नेशन, वन टैक्स। यानी इतना बड़ा देश है, उसमें एक जैसे नियम लागू होने चाहिए। और वाक़ई में बात भी जायज़ है कि अभी हम लोग को शायद लगता है कि अलग-अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कोर्ट में केस फाइल होता है और सामने जज के पास पर्सनल लॉज़ भी जाते हैं, तो कितना मुश्किल होता होगा कि उनको डिफ़ाइन करना उसमें क्या सही है और उसमें क्या गलत है। तो मेरे हिसाब से भी लगता है कि यूसीसी इम्प्लीमेंट होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए और सबको समान अधिकार मिलना भी चाहिए, और मुझे लगता है इससे और अच्छे इम्प्लीमेंट होंगे और बहुत सारे सुधार आएँगे।
आपको सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूसीसी अगर इम्प्लीमेंट होगा ही, जल्दी होगा, तो आप और लोग जनता को क्या संदेश देना देखिए, चाहेंगे? मैं अपने देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें सरकार की भावनाओं को समझना चाहिए। हमें देश की ज़रूरतों को समझना है। हमें ये समझना है कि महिलाओं को उनके अधिकार कैसे मिलें। आम जनता को कानून के दायरे में लाकर उनको अच्छा जीवन यापन करने के लिए सुविधाएँ कैसे मिलें। इसकी चिंता हम सबको करनी है, तो यूसीसी का समर्थन भी हम लोगों के लिए की ज़िम्मेदारी है। आजकल डायलिंग भी हो रही है, समर्थन बटोरा भी जा रहा है, तो हमें खुले दिल से इसको समझना चाहिए और यूसीसी के समर्थन में जहाँ पर भी, जिस फ़ोरम पे भी बोलने का मौका मिले, अपनी बात को कहना चाहिए कि यूसीसी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे हमारे भारतवर्ष के लिए और इसको देश में लागू करने से हमारे देश में जो वोटों की राजनीति है, वो भी खत्म हो जाएगी। आम महिलाओं को उनकी सुरक्षा भी मिलेगी और उनको अधिकार भी मिलेंगे। सारे देश का कानून एक हो जाएगा। कानूनी प्रक्रिया में जो समस्याएँ आती हैं जजेस के सामने, जब वो किसी केस की स्टडी कर रहे होते हैं, तो उनको देखना पड़ता है ये किस जाति बिरादरी का है, इसके लिए कानून अलग है, इसके लिए कानून अलग है। तो कानूनी प्रक्रिया में जो अड़चनें आती हैं, वो भी दूर हो जाएँगी, सबके लिए समान कानून हो जाएगा और हमारा देश तेज़ी से तरक्की कर पाएगा, इन सब उलझनों से बाहर निकल कर। इसलिए इसका सपोर्ट करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है और हमें इस ज़िम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। बिल्कुल, हमने यूसीसी जैसे बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे को, जो आज की डेट में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इसमें है क्या? कुछ बिंदुओं पे हमने बहुत डिटेल में सर के साथ चर्चा करी और मुझे लगता है कि आप सब लोग भी इससे लाभान्वित होंगे और मैं सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और सर के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, सर नब्ज़ बहुत अच्छी पकड़ते हैं। प्रोफ़ेशन डॉक्टर हैं और जिस भी फ़ील्ड में जाते हैं, चाहे राजनीति में गए, तो राजनीति में भी नब्ज़ अच्छे से पकड़ रखी है, जिससे 4 साल से अध्यक्षी चल रही है और आगे भी कंटिन्यू रहेगी और कोई ना कोई और बड़ी पोस्ट पे सर जाएँगे, तो नब्ज़ पकड़ने में माहिर हैं। सर ने यूसीसी की नब्ज़ भी अच्छे से पकड़ी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे नॉलेज लोगों को पहुँच सके और सर का एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपका धन्यवाद।